ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर कर डिलीवरी का काम करती है अपनी छोटी सी बेबी के साथ में। इसके बाद में यहाँ पर जेनी फूड लेकर एक कंपनी में डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसका फूड लेने से मना कर देती है क्योंकि जेनी को आने में 1 मिनट की देरी हो चुकी थी। जेनी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि रास्ते पर एक्सीडेंट हो चुका था, इस वजह से आने में देरी हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी। जेनी यहाँ पर उसे बहुत समझाती है कि अगर रिसेप्शनिस्ट इस खाने को रिजेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर जेनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे और उसके बेबी को लेकर बहुत रूडली बात करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी जेनी को जाना पड़ता है। फिर जब वो यहाँ से जा रही होती है तो फिर वो वापस से एक मॉम को देखती है जिसके बेबी के पास एक प्यारा सा बेबी सिटर होता है और फिर अपने बेबी के लिए बहुत सैड फील करती है कि मैं उसे एक अच्छी सी लाइफ नहीं दे पा रही हूँ। फिर जैसे ही यहाँ पर नोटिस करती है तो फिर उसके बेबी का पूरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था और उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा हीट हो रही थी, तो वो उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल में चली जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो अपना कार्ड स्वाइप करती है उसके अंदर एक भी पैसे नहीं होते। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है एंड रिसेप्शनिस्ट को एक और बार ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन पीछे के स्टाफ यहाँ पर इतने ज़्यादा रूड होते हैं कि वो जेनी को लाइन में से हटा ही देते हैं उसे पुअर पर्सन बुलाकर। जेनी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि उसके बैंक अकाउंट में तो एटलीस्ट 3000 रुपीज़ तो होने ही चाहिए क्योंकि उसने आज की डिलीवरी से उतने अर्न किए थे। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल लगा कर पूछने लग जाती है। यहाँ पर हम उसके मॉम डैड को देखते हैं जो कि गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। उसकी मम्मा यहाँ पर बताने लग जाती है कि हाँ, तुम्हारे डैड को पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने वो पैसे उन्हें निकाल कर दे दिए। जेनी यहाँ पर उसकी बेबी की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे साफ साफ कह देती है कि वो तुम्हारा बच्चा है, तुम ध्यान रखो, तुम्हारे पैसे से आखिर हम क्या करेंगे। एंड यहाँ पर वो पैसे देने से साफ साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि उसके डैड भी ये बोलते हैं कि इस लड़की की आवाज़ सुनते ही तुम्हें दिन ही पूरा बिगड़ जाता है, अभी क्या भी यहाँ पर ऐसा कॉल कट कर लो। और इसके फैमिली वाले भी उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ पर उससे उसकी फ्रेंड सिया मिलती है। और यहाँ पर सिया उसे आज रात को सोशल गैदरिंग के लिए बुलाने लग जाती है, बट जेनी यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे रात भर भी काम करना है क्योंकि यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के लिए उसके पास फ़िलहाल पैसे नहीं है। सिया उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें तो फिर बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि बस 4 दिन बचे हैं और अगर तुमने फ़ीस को पे नहीं किया तो वो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल ही देंगे। जेनी जिस रास्ते से जा रही होती है वहाँ पर सामने से हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम लूशन होता है। एंड यहाँ पर लूशन अपने भाई के साथ में था जो कि इस यूनिवर्सिटी में होता है। लूशन कहते कि देखना भाई, मैं तुम्हें इतनी हैंडसम लोगों से मिलाऊंगा कि तुम्हें तो उनके ऊपर प्यार ही हो जाएगा। लूशन यहाँ पर उसे बोलने लग जाते कि देखो, मुझे लड़के नहीं पसंद है जो यहाँ पर तुम मुझे हैंडसम लोग बताने जा रहे हो, और ये लड़कियों की बात तो फिर मैं उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। यहाँ पर उसका भाई हानू से समझाता है कि देखो, तुम यहाँ पर किसी लड़की से प्यार कर लो, फिर अपनी फैमिली बसा लो, साथ साथ मुझे क्यूट सा बेबी भी दे देना जो कि मुझे यहाँ पर अंकल बुलाएगा। लेकिन यहाँ पर लूशन तो इसकी बातें सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गैदरिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कई सारी प्रोफेसर जो होते हैं फीमेल वाली, वो तो लूशन के पास में आ रही थी। एंड यहाँ पर हानू से कहा जाता कि देखा, मैं तुमसे कहा ना कि तुम्हारा फेस भी कितना चार्मिंग है कि प्रोफेसर तो यहाँ पर तुम्हारी और अट्रैक्ट होते हुए खुद ब खुद ही आ जाएंगी, तुम्हें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लूशन तो उन्हें इग्नोर ही किया जा रहा था। इसके बाद वही सेम जगह पर हम जेनी को देखते जहाँ पर मिनी उसे सोशल गैदरिंग के लिए बुला रही होती है। कहती है कि जब देखो तब तुम दिन रात काम ही क्या करती हो, आखिर तुम अपने आप को आराम कब दोगी। यहाँ पर जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि आखिर उससे पैसा कमाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगती है। इतने में यहाँ पर उसे कलीग आ जाता है जो कि यहाँ पर जेनी को डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन जेनी यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि उसे डांस करने नहीं आता। तो उसका कलीग उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम आखिर कब तक अच्छा बनने का नाटक करोगी, यहाँ पर मैं 2 महीनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम तो मुझे हाँ बोलने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें पैसे बड़े पसंद है, तो फिर तुम जो कहोगी वह तुम्हें ला कर दे दूँगा, बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। एंड यहाँ पर जेनी उसे मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर कलीग उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे खींच कर लेकर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिया भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों अकेली काफ़ी नहीं होती। इतने में यहाँ पर लूशन उन्हें देख लेता है, जहाँ पर वो उसके पास चला जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि अगर एक बार लड़की ने ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही होता है।
फिर बाद में यहाँ पर सिया धीरे से जेनी को बताती है लूशन के बारे में कि ये तो वॉरेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जो कि हमारे स्कूल में स्पीच देने के लिए आया हुआ है ताकि हम सब लोग मोटिवेट हो सके। फिर बाद में वो कलीग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर जेनी जब लूशन को पीछे से जाते हुए देखती है तो उसे लग रहा था कि उसने लूशन को कहीं तो देखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर हान तो बड़ा चालाक होता है, वो तो अपने भाई के ड्रिंक पे ही ड्रग्स पिला देता है। एंड यहाँ पर जैसे लूशन आता है वो उसे वो ड्रिंक ऑफर करने लगता है, ये कहते हुए कि लगता है तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है, इस वजह से तुमने तो उसकी मदद की। लेकिन यहाँ पर लूशन अपने भाई हान को इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने से मना कर देता है और ये सारी बातें होती है पास की। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर ड्रिंक करने के बाद धीरे धीरे लूशन को ड्रग्स का असर होने लग जाता है, जहाँ पर रास्ते के बीच में यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी एकदम वार्म हो जाती है। एंड वहाँ से जेनी जा रही थी जहाँ पर वो उसकी हेल्प करने लग जाती है। साथ साथ यहाँ पर हान उसका फ़ोटो निकाल कर सीधा लूशन की मम्मा को भेज देता है, कहता है कि आज तो आपका मिशन कंप्लीट होकर ही रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी लूशन को घर तक पहुँचा देती है जहाँ पर वो जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लूशन खुद ब खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसके लिए फिक्र करने लगती है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। एंड ये मेकआउट एक वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में लूशन उसे पैसे ऑफर कर रहा होता है, वो भी 10 मिलियन। लेकिन यहाँ पर जेनी वो लेने से मना कर देती है, तो वो उसे वापस से 20 मिलियन ऑफर करता है। जेनी उससे भी लेने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर जेनी को सिया का कॉल आ जाता है कि अगर तुम अभी के अभी कॉलेज नहीं पहुँची तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी फीस अभी भी अनपेड है। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी जेनी को उसके पैसे को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसकी स्कूल की फ़ीस के बारे में पूछने लगते हैं। जेनी कहते कि हाँ वो मैंने पे कर दिया है, और यहाँ पर उसके डैड बोलते कि अब बस बहुत हो गया, जितनी तुमने पढ़ाई की उतना बहुत है, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पैसे लग जा रहे हैं। जेनी कहती कि ऐसे भी वो सारे पैसे मेरी है। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं एंड कहते कि देखो तुम्हें वैंक के साथ में शादी करनी होगी। जेनी यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है एंड वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बताती है, तो इसकी मॉम तो आती है उसे थप्पड़ मार देती है, कहती है कि ये बच्चा जो कुछ भी होगा यहाँ पर तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी होगी, हम यहाँ पर उसके लिए 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। जेनी भी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि इसने तो टीनेजर से लेकर अभी तक पूरी अपनी लाइफ खुद के पैसों से ही जी है। यहाँ पर उसके मॉम डैड कभी भी उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी थे ही नहीं। एंड हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा 1 साल के बाद का सीन होता है। यहाँ पर जेनी डॉक्टर का इंतजार करती है और उस क्लिनिक के अंदर से हम हान को निकलते हुए भी देखते हैं, लेकिन हान यहाँ पर जेनी को नोटिस नहीं करता। जेनी यहाँ पर डॉक्टर को देखते तुरंत उसके पास चली जाती है एंड नील डाउन कर उसे बैग करने लग जाती है उसकी बेबी की जान बचाने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, अगर तुमसे एक्सपेंसेस पे नहीं हो रहे तो हम यहाँ पर कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। जेनी यहाँ पर बहुत रोने लग जाती है, साथ साथ उसका बेबी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। दूसरा यहाँ पर हान होता है जो कि लूशन के साथ में कॉल पर था एंड यहाँ पर लूशन को रोने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो हान की नज़र यहाँ पर जेनी पर चली जाती है, जहाँ पर जेनी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि 1 साल पहले तो यही मेरे भाई के साथ में थी और इस बात की मैं पक्की श्योरिटी दे सकता हूँ। फिर वो उसके बेबी को देखकर समझ जाता है कि इसका फादर तो लूशन है एंड तुरंत ही जाकर वो लूशन को कॉल लगा देता है, कहता है कि तुरंत ही हॉस्पिटल में आओ, यहाँ पर तुम्हारा बेबी मर सकता है। एंड यहाँ पर हम लूशन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मम्मा के सामने बैठा हुआ होता है एंड उसकी मम्मा उसे ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर लेकर आई हुई थी और उसे धमकियाँ दे रही थी कि अगर आज तुमने मियाँ को रिजेक्ट किया तो फिर देख लेना, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और साथ साथ मैं हम दोनों का रिलेशन भी कट कर दूंगी। यहाँ पर लूशन अपनी मम्मा को कुछ समझा ही नहीं पाता एंड तभी यहाँ पर उसे हान का कॉल आता है जो कि उसे हॉस्पिटल में बुला रहा था और उस बेबी के बारे में बता रहा था। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे सवाल पूछता है कि तुम पक्का कैसे श्योर हो कि वो बच्चा मेरा ही हो सकता है। तो फिर यहाँ पर हान उसे बताने लग जाता है कि उसके दोनों आईब्रोज के बीच में एक तिल है और वही सेम तिल तुम्हें भी था जब तुम बचपन में फर्स्ट बॉर्न हुए थे, और वो सेम तिल मुझे भी था और ये जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जनरेशन में होता आ रहा है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा भी उसकी बातों को सुन रही थी एंड वो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि ये बात तो सच है, बाय DNA साइंटिस्ट से पास ऑन होती है, तो चलो जाकर मेरे ग्रैंडसन से मिलते। एंड यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर आ जाती है मिया और लूशन की मम्मा यहाँ पर उस डेट को कैंसिल करके लूशन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में जैसे वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, असिस्टेंट यहाँ पर लूशन से कहने लग जाता है कि मैंने उस क्रेडिट कार्ड का पता लगा लिया है जहाँ पर 10 मिलियन में से सिर्फ 30,000 ही यूज़ हुए हैं,
वो भी कॉलेज का फीस पे करने के लिए। उसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर लूशन समझ जाता है कि लूशन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जेनी को लेकर। उसे लग रहा होता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर ने उसके बेबी को ट्रीट कर दिया होता है। कहते हैं कि अब 2 घंटे तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा ताकि ये पूरा का पूरा IV ड्रॉप खत्म हो जाए। इसके बाद तुम्हारा बेबी डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उससे थैंक यू बोलने के बदले किसी और को थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई तो इंसान उसका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस पे करके गया था बेबी के ट्रीटमेंट को लेकर। और यहाँ पर हान उन्हें खुश देखकर बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं जो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बेबी तो कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लग रहा है, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ से वो लोग उसके बेबी को लेने लग जाते हैं। जेनी उन्हें समझाने की कोशिश करती कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ तक भी डॉक्टर भी, लेकिन अंकल यहाँ पर डॉक्टर पर चिल्ला देते, कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है, तुम डॉक्टर बीच में ना पढ़ो तो बेहतर होगा। डॉक्टर भी फिर बातें यहाँ से चले जाते जहाँ पर उसके मॉम डैड उस बच्चे को सेल करना चाहते थे। कहते हैं कि हमने एक नया घर ढूंढ लिया जहाँ पर वहाँ के ओनर उस बच्चे के बदले हमें वो घर देने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पर जेनी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को अच्छे से पालूंगी पोसूंगी, मैं इसे सेल करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है जो कि उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ज़बरदस्ती अंकल उसके बेटे को छीनने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी अपने बच्चे के साथ भी नीचे ज़मीन पर गिरी जाती है। एंड यहाँ पर सभी लोग उसकी फैमिली को देख रहे होते हैं एंड उनकी फैमिली की बड़ी इंसल्ट होती है। इसके बाद में यहाँ पर हान जो है लूशन का और उसकी मम्मा का वेट कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें उसकी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो वो लोग फटाफट अंदर की ओर आने लगते हैं। दूर से यहाँ पर अंकल जो है जेनी को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है और आई बड़ी तुम्हें इसकी देखभाल करने वाली। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे इसके डैड के बारे में अच्छे से पता है, वो वॉर्डेड ग्रुप का प्रेसिडेंट है जिसका नाम लूशन है। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं कि लूशन तो कुछ ज़्यादा ही रिच पर्सन है, आखिर ये बेबी उसका कैसे हो सकता है, अगर होता भी तो इसकी लाइफस्टाइल इतनी नॉर्मल नहीं होती और उसे पैसों के लिए इतना रोना नहीं पड़ता। तो अंकल यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। साथ साथ आंटी भी ये कहने लग जाते हैं कि अब तो तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो, न जाने तुमने किसके साथ ये बचा कर लिया और अब तुम किसी और के साथ में यहाँ पर हुकअप कर रही हो। आखिर तुम सुधरो कि कब, हमें समझ नहीं आ रहा है। अभी के अभी इस बच्चे को हमें वापस दे दो। और यहाँ पर अंकल तो इस बेबी को खींचने लग जाते हैं जहाँ पर जेनी खड़ी तो होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने सर के बल गिरने वाली थी, लेकिन पीछे से यहाँ पर लूशन आकर उसे बचा लेता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे माफी मांगता है देरी से आने के लिए। सभी लोग यहाँ पर लूशन को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो वही है, इस चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन। हालांकि यहाँ पर अंकल आंटी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो लोग उसे यहाँ से भागने के लिए कहते, ये कहते हुए कि हमारा फैमिली का मैटर है। लेकिन लूशन की मम्मा यहाँ पर उन दोनों से कहने लग जाती है कि देखो ये मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे परेशान करने की, मेरा बेटा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर बाद में यहाँ पर लूशन हान से कहने लगता है कि इन लोगों ने मेरे पर्सन को बुली करने की कोशिश की है, तो इन्हें हर एक प्राइस से चुकाना ही होगा। बाद में यहाँ पर हान सभी गार्ड्स को बुलाने लग जाता है, जहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं उन्हें लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर आंटी अपने ग्रैंडसन को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जेनी को वीकनेस आ जाती है, जहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाद में यहाँ पर वो लोग लेकर जेनी को हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पर लूशन का असिस्टेंट जेनी के पूरे 1 ईयर का इन्फॉर्मेशन उसके लिए लेकर आ जाता है एंड कहता है कि जेनी की सिचुएशन को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना ही आ जा रहा है। तो बाद में यहाँ पर लूशन को पता चलता है कि जेनी ने ड्रॉप आउट ले लिया था और तो और यहाँ पर उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एंड यहाँ पर उसे स्कूल में भी बुली किया जाता था। साथ साथ वो अपने स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए यहाँ पर कुछ पैसे निकाल कर रही थी आपके कार्ड में से, लेकिन यहाँ पर वो पैसे भी उसके डैड ने उसके बैग से निकाल कर ले लिए, जहाँ पर ना चाहते हुए उसकी स्टडीज़ अब कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जैसे ही उसका बेबी हुआ, यहाँ पर वो अपने घर वालों से बड़ी घबराती थी कि उसके घर वाले इस बेबी के साथ कुछ करना दे, इसलिए डिलीवरी का काम करते करते हमेशा उस बेबी को अपने साथ ही रखा करती थी। यहाँ पर लूशन को भी उसके लिए बड़ा बुरा लगने लगता है और बहुत रिग्रेट होता है कि उसने उसे लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पाली। इतने में यहाँ पर जेनी घबराते हुए जाग जाती है, जहाँ पर लूशन तुरंत ही उसके पास चला जाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ पर तुम्हारा बेबी और तुम एकदम सेफ हो। लेकिन यहाँ पर वो से माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज यहाँ पर आकर मेरी जान को बचाओगे। लूशन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और अगर तुम्हारे पास बेबी था तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है
कि नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पर लूशन ने उसे पैसे दिए हुए थे और वो कुछ कम पैसे नहीं थे, वो तो कुछ ज़्यादा ही पैसे थे। जहाँ पर जेनी को लग रहा था कि यहाँ पर तो उनके बीच में एक सौदेबाजी हुई है, जिस वजह से वो उनकी डील वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर उसने कभी भी उसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था। यहाँ पर लूशन कहता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम अब इस बात के लिए सॉरी भी मत बोलो। जेनी कहती कि देखो कांटेक्ट करके भी मैं करती क्या, तुम यहाँ पर टॉप क्लास बिजनेसमैन हो, साथ साथ तुम टॉप क्लास के सर्जेरियन भी हो, एंड मैं एक नॉर्मल वुमन हूँ जहाँ पर मेरी सैलरी हार्डली ही कुछ 10,000 तक पहुँच पाती है, तो फिर हमारे बीच का स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से तुम तो किसी और को चूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे बड़े कामली और रिस्पेक्टफुली कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा और अपनी फैमिली को कंटिन्यू रखेंगे। जानी यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लिए केपेबल हूँ। इतनी में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आती है, कहती है कि तुम 100% केपेबल हो यहाँ पर लूशन से शादी करने के लिए। लूशन तो यहाँ पर लड़कियों के पास जाया भी नहीं करता था, जहाँ पर हमें लगने लगा था कि उसे तो लड़के पसंद है, जिस वजह से यहाँ पर मुझे हान से बात करनी पड़ी कंफर्मेशन के लिए कि उसे लड़कियाँ अच्छी भी लगती है या फिर नहीं। और अब देखो, अब तुम्हारे पास हमारी लू फैमिली का वारिस है, तो तुम्हारा हमारे घर की बहू बनना पक्की बात है। बाद में यहाँ पर वो बेबी के साथ कहने लगती है एंड लूशन से कहती है बेबी को उठाने के लिए, जहाँ पर लूशन घबराने लग जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह बच्चे को कैसे हैंडल कर सकता है। एंड यहाँ पर हंसते हुए जेनी उसे समझाने लगती है, जहाँ पर लूशन जैसी बेबी को उठाता है उसके हार्ट में एक अलग सी फीलिंग आती है, लेकिन वो बेबी रोने लगता है तो वो उसे वापस से अपनी मम्मा को दे देता है, यानी कि जेनी को। एंड यहाँ पर उसकी भी मम्मा और जेनी भी उस बेबी के साथ में खेल रही थी, जहाँ पर उन सभी को खुश देख लूशन बहुत ज़्यादा खुश था। एंड अब जाकर लूशन को समझ आता है कि एक फैमिली क्या होती है। फिर बाद में यहाँ पर एकदम शांत बच्चों की तरह एकदम बड़े बड़े जेंटलमैन यानी कि लूशन और हान बैठकर उस बेबी को देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो हल्का सा स्माइल करता है, तो फिर यहाँ पर तो हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि देखो मेरा बच्चा कितने अच्छे से स्माइल कर रहा है। तो फिर लूशन उसे कहता है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। लेकिन हान उसे कहता है कि देखो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी कार मेरी हो सकती है या फिर मेरी कार तुम्हारी हो सकती है, तो ये बच्चा क्यों नहीं मेरा हो सकता। एंड इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, तो फिर यहाँ पर वो जेनी से सबसे पहले तो माफ़ी मांगता है। बाद में यहाँ पर जेनी से वो उस बेबी का नाम पूछने लगता है एंड जेनी यहाँ पर उसका नाम शीबा बताती है। शीबा का मतलब इंग्लिश में नो रिग्रेट्स होता है। एंड ये नाम को सुनते ही लूशन तो कुछ ज़्यादा इमोशन हो जाता है। जेनी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक एंड फ्यूचर में भी यहाँ पर मैं मेरी बेबी को जन्म देने में या फिर उसका पालन पोषण करने में कभी रिग्रेट नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है। इतने में यहाँ पर लूशन को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का। वो कह रहा होता है कि आपने जो भी चीज़ अरेंज करने के लिए कहा था वो हमने कर दिया है। एंड यहाँ पर हम हॉट हॉस्पिटल के बाहर में ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखते हैं और इन गाड़ियों की कीमतें तो कम हो ही नहीं रही थी। एंड उनमें से कितने सारे गार्ड्स बाहर निकल रहे थे, जहाँ पर हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट होते हैं और वो कोई नॉर्मल से नहीं, एकदम लग्जरियस ब्रांड के होते हैं। आसपास के सभी लोग बाहर निकल आते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। साथ साथ वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं आखिर कौन होगी वो लकी वुमन जो यहाँ पर लूशन की वाइफ बनने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी चेंज कर आ जाती है, जहाँ पर हान तो उस पर फिदा ही हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। और यहाँ पर लूशन उसे अपनी नज़रें हटाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी वो कपड़े, वो एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और सारी की सारी चीज़ें लेने से मना कर देती है, कहती है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन लूशन यहाँ पर कहता है एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तुम पर सूट करती है। इतने में यहाँ पर जेनी को उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हें ये जॉब चाहिए भी या फिर नहीं, कहाँ पर मर गई हो तुम। जेनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसे आने में देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा मर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे मेरे स्टोर पर चाहिए। जेनी उसे समझाती तो है, लेकिन वो जेनी की बात सुनने को रेडी नहीं था। इतने में यहाँ पर लूशन उसका कॉल ले लेता है एंड कहता है कि अब से जेनी वहाँ पर काम नहीं करेगी और तुम जिस भी कंपनी में काम करते हो मैं तुम्हें भी वहाँ से फायर कर लाऊं। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है और हान को उस कंपनी के बारे में पता करने के लिए कहता है, साथ साथ उस कंपनी को एक्वायर करके उस इंसान को फायर करने के लिए भी बोल देता है। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि देखो तुम मेरे लिए इतना ना सब मत करो, इतनी चीज़ें काफ़ी है और ऐसे भी मुझे जॉब पर तो जाना होगा। तो फिर यहाँ पर लूशन उसे समझाने लग जाता है
कि देखो अब तुम लू फैमिली की मेंबर बन चुकी हो और तुम मेरी वाइफ हो यानी कि मिसेस लू, तो फिर यहाँ पर तुम्हें ऐसे वाली जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पर लूशन की मम्मा को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है घर को देखने के लिए, और ये घर जो होता है सिटी के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिस वजह से यहाँ पर फैसिलिटीज़ कई सारी मिलती है। साथ साथ यहाँ पर उस घर का वर्थ तो 1 बिलियन होता है, और यहाँ पर आंटी उस घर को चुटकियों में खरीद लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी को लेकर आ जाती है, एंड इसके बाद में यहाँ पर वो जैसे इशारे करती है यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की स्टाफ आ जाती है। दो जो होती है वो यहाँ पर उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगी ताकि उनकी हेल्थ एकदम प्रॉपर रहे, और बाकी की दो जो होती है वो यहाँ पर उनके हेयर, उनके सारे मेकअप और उनके सारे की सारी स्किन केयर का ध्यान रखेंगी, और बेबी के मसाज का भी। एंड साथ ही यहाँ पर दो जो होती है वो इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन के लिए होती है। यहाँ पर जेनी उन्हें बोलने लग जाती है कि इतने सब लोगों की तो ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ वापस से इशारे करती है, जहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं एक बड़ी सी बैग को लेकर, एंड हर एक बैग में 10 मिलियन होता है, एंड वो 10 मिलियन उसके लिए और उसकी बेटी के लिए होता है, जहाँ पर जेनी जितना चाहे उतना स्पेंड कर सकती है, चाहे वो फूड में हो, ट्रैवल में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, या फिर यहाँ पर वो चीज़ हो उसके बेबी के एजुकेशन को लेके। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि आप अपने बेबी को हमारे हवाले कर सकते हो क्योंकि आप थक गए रहोगे, और हम उसे अच्छे से पालेंगे पोसेंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। फिर जेनी यहाँ पर उसकी बेबी को दे देती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसकी बेबी को देखकर क्यूट बुलाने लगता है, कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ही लकी हो, और साथ साथ यहाँ पर हमें यकीन भी नहीं हो रहा है कि हमारे मास्टर ने आपको चूज़ किया और वो आप पे कितनी केयर करते, वो पहले ऐसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी नीचे होती है, जहाँ पर वो अपने कॉलेज की कलीग को मिल लेती है जो कि डेजी, और वही उसका सीनियर होता है, जहाँ पर वो उससे आफ्टर पार्टी में डांस करने के लिए फोर्स कर रहा था, एंड उसका नाम जी होता है। यहाँ पर डेजी तो उसका मजाक ही बनाने लग जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव जगह पर कैसे आ गए हो, कहीं तुम्हें यहाँ पर ये लोग धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे। जेनी यहाँ पर उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, तो डेजी तो यहाँ पर उसे धक्का ही दे देती है, कहती है कि ज़रूर तुम्हारे पास कोई शुगर डैडी होगा, या फिर क्या पता तुमने एकदम ओल्ड मैन को अपने चपेटे में ला दिया होगा, जहाँ पर वो तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो दे रहा है, वरना यहाँ पर तुम इतनी ऐसी चीज़ें तो अफोर्ड कर तो बिल्कुल भी नहीं पाओगी। साथ साथ जी भी यहाँ पर उसका इंसल्ट करने लग जाता है। जेनी उन्हें कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी से बोलते कि ठीक है, तो ज़रा उस इंसान का नाम तो बता दो ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। यहाँ पर जेनी सोच में पड़ जाती है कि शायद से लूशन को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो लूशन का नाम लेगी, तो फिर यहाँ पर वो कुछ कह नहीं पाती, जहाँ पर डेजी उसे बोलने लगती है कि क्यों हो गई ना तुम्हारी बोलतीपन, क्या पता तुम यहाँ पर किसी मैरिड इंसान के साथ पे हो और तुम यहाँ पर उसकी मिस्ट्रेस रहोगी। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे ऐसी बात करने के लिए मना कर देती है, कहती है कि तुम ये सब कहोगी तो तुम मेरे बारे में रूमर्स फैला रही हो। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसे कहने लग जाती है कि हाँ, स्कूल टाइम में तुम बड़ी पढ़ाकू हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे ग्रेड्स पूरे नीचे चले गए थे, और मैंने सुना था कि तुम प्रेग्नेंट थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम्हारे मार्क्स इतने कम कैसे हो गए थे। एंड रुको, मैं अभी कभी ग्रुप पर सभी को तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि तुम कितनी बड़ी मिस्ट्रेस बन चुकी हो। एंड यहाँ पर ग्रुप पर टेक्स्ट करने लगती है, जेनी यहाँ पर उसे मना करती है, कहते कि तुम खामों का यहाँ पर रूमर्स फैला रही हो जो कि सच भी नहीं है। एंड वो उसे फ़ोन लेने लगते हैं, एंड डेजी यहाँ पर उसे धक्का मार देती है, जहाँ पर पीछे से लूशन आकर जेनी को पकड़ लेता है। फिर बाद में यहाँ पर लूशन उन पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर लूशन को देखते ही जी यहाँ पर उसे रिकग्नाइज कर देता है और वो डेजी को उसके बारे में बताने लग जाता है। बाद में यहाँ पर डेजी लूशन से बताने लग जाती है कि प्रेसिडेंट आपको पता नहीं है ये कितनी बुरी इंसान है। जब भी हमारे कॉलेज में हुआ करती थी तब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी किसी और के बच्चे के साथ में, और यहाँ पर ये आपको इस तरीके से धोखा दे रही है। जी भी साथ साथ यहाँ पर वही बात कहने लगता है, और वो लोग उसके यहाँ पर इंसल्ट करते हैं, जहाँ पर लूशन को गुस्सा आता है, एंड वो उसे कहता है कि वो किसी और का बच्चा नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा है, और मैं इसका हस्बैंड हूँ और फादर भी। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी को उनके सामने किस करता है। यहाँ पर जेनी को यकीन नहीं होता कि लूशन यहाँ पर उनके सामने ये चीज़ कन्फेस कर रहा होता है और एडमिट कर रहा था कि वो उसी का बच्चा है। इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ को लेकर शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगते, जहाँ पर गुस्से में आकर लूशन गार्ड्स को बुलाता है और उन दोनों को वहाँ से भगाने के लिए कहता है। ये तक बोल देता है कि नेक्स्ट टाइम से याद रखना ये लोग वापस इस कॉन्टिनेंटल एरिया में आने भी नहीं चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर बैठे होते,
जहाँ पर लूशन उसे पूछता है कि आखिर तुमने अपनी कली को ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा मैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे मैन बनने का वर्थ नहीं हूँ। वह यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, कहते कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो 100% सबसे अच्छी वुमन को डिज़र्व करते हो, लेकिन मैं तुम्हें डिज़र्व करती नहीं हूँ। एंड यहाँ पर लूशन उसे समझाने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे 110% डिज़र्व करती हो, तुम सब मुझसे भी ज़्यादा डिज़र्विंग हो, वो तो मैं हूँ लल्लू सा जो कि मुझे तुम मिल गई। फिर बाद में यहाँ पर अभी भी वो खुद पर डाउट ही कर रही होती है कि क्या मैं वर्थ इट भी हूँ या फिर नहीं। और यहाँ पर लूशन उसे लेकर बालकनी में चला जाता है, जहाँ पर वो उसे 3 तक काउंटिंग करने के लिए बोलता है। एंड काउंटिंग एंड होते ही यहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर जनी को वो बड़ा पसंद आता है। लूशन कहता है कि ये मेरा आंसर है एंड तुम वर्ल्ड की सारी बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम भी सबसे बेस्ट इंसान हो मेरी लाइफ में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। फिर यहाँ पर जनी उसके चीक्स पर क्यूटली किस करती है, जहाँ पर लूशन भी उसे किस बैक करता है। इसके बाद में हम यहाँ पर वापस से डेज़ी को देखते, जो कि यहाँ पर जेलिसी में आकर जेनी के नाम के पोस्टर्स हर एक जगह लगाने लग जाती है और पूरे के पूरे कैंपस में ये कहते हैं कि जेनी को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस थी। एंड यहाँ पर सभी लोग आकर उस पोस्टर्स को देखने लग जाते हैं। एंड डेज़ी यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है, कहने लगती कि अब देखना, अब पता चलेगा सभी को कि जेनी का रियल फेस क्या है एंड लूशन भी बाद में उसे छोड़ देगा। इसके बाद में जेनी आराम से अपने घर पर बैठी होती है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है सिया का। एंड सिया उसे कॉलेज की सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर जैसे जेनी अपना ग्रुप चेक करती है, वहाँ पर वो चीज़ों को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर जेनी को चीप बुला रहे होते। साथ ही साथ वो लोग जेनी पर एलिगेशंस भी लगाते हैं कि ऐसी लड़की को तो हमारे स्कूल में रखना भी नहीं चाहिए। जेनी यहाँ पर उनके चैट को देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसके खिलाफ रूमर्स जो फैल रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हर एक लोगों को जाकर अपने बारे में कैसे बताएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है, जो उसे रोते हुए देखता है। फिर जेनी यहाँ पर उसे ग्रुप चैट की बात बताती है, साथ साथ हर वो एक बात। एंड लूशन यहाँ पर उसे हक करता है, कहता है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन चीज़ों को कल सुबह ही जाकर सॉर्ट कर दूंगा और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हें यहाँ पर हर किसी के पास जाकर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है और तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। फिर जेनी के सो जाने के बाद यहाँ पर वह कॉल लगा लेता है हान को। एंड वो हान को उस यूनिवर्सिटी की यानी कि कॉलेज की सिचुएशन के बारे में बताने लगता है एंड कहता है कि किसने ये किया होगा उसका जल्द से जल्द पता लगा लेना। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग ही हान तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और तो और वो लूशन को बताने लगता है कि उसका पोस्टर्स लगाने वाले और उसे बुली करने वाले कोई और नहीं बल्कि जेनी के क्लासमेट्स है, जिनका नाम डेज़ी है और उसका बॉयफ्रेंड सी, वो दोनों के दोनों इससे मिले हुए हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लूशन से पूछने लगता है कि तुम उन्हें ज़िंदा देखना चाहते हो या फिर मरा हुआ। लूशन कहता है कि देखो ज़िंदा तो वो रहेंगे, लेकिन वो अपनी सारी लाइफ पूरा तड़प कर जिएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी वाइफ को प्रवोक करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही हान को एक्शन लेने के लिए कह लेता है। दूसरा यहाँ पर जेनी को देखते, जो कि अपने बेबी को लोरी सुना रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है डेज़ी का, जहाँ पर वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, वरना यहाँ से मुझे ये लोग स्कूल से निकाल रहे हैं और अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो फिर मेरा पूरा का पूरा करियर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर जेनी उसे कहने लगती है कि तुम्हें ये चीज़ें फैलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। यहाँ पर डेज़ी उसे बड़ी माफ़ी मांगती है, लेकिन जेनी उसे बोलती कि देखो तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल रही है। एंड इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि लूशन ने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे उस चीज़ों के बारे में पूछने लगती है। एंड लूशन कहता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा और जो कोई भी तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है, साथ साथ जेनी का ट्रस्ट भी लूशन के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। एंड यहाँ पर उनके बीच में किस होने वाला था, लेकिन इतने में उनका बेबी गिगल करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लूशन अपने बेबी को देखकर कहता है कि मेरा बेटा तो बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा है। एंड बाद में यहाँ पर वो कहता है कि इसे का बुखार है क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही है मुझे। एंड यहाँ पर उसने उसके पैंट्स के ऊपर पे कर दिया होता है, जहाँ पर जेनी तो हंसने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो कि उन्हें बाहर से ही हंसता खेलता देखता है और समझ जाता है कि अब हमारे डेविल पर्सन एकदम शांत पीसफुल एंजल बन चुका है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ कितना खुश है। और लव असल में एक इंसान को चेंज कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर हम डेज़ी को देखते, जिसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर वो अपना सामान पैक कर जा रही होती है, जहाँ पर उसे उसकी कलीग मिल जाती है और तो यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि ये सब कुछ उस जेनी की वजह से हो रहा है, हमें उसका काम तमाम करना ही होगा। इतने में यहाँ पर साइड से
मिनी जा रही होती है एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी मिनी से कहने लग जाती है कि मिनी तुम जानना नहीं चाहती हो वो जेनी का आखिर हस्बैंड कौन है। मिनी कहते कि देखो मुझे किसी और के लाइफ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे बताती है कि ये तुम्हारी लाइफ का मैटर है क्योंकि तुम्हारा भाई ही उसका हस्बैंड है, यानी कि मिनी जो होती है वो लूशन की बहन होती है। फिर बाद में यहाँ पर हम घर का प्यारा सा सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग बैठ एक साथ डिनर कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर लूशन खाने वाला था, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे डांट लगाती है, कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी वाइफ को खिलाना चाहिए उसके बाद खुद खाना चाहिए। इतने में बाद यहाँ पर मिनी आ जाती है जहाँ पर आंटी मिनी को अपनी डॉटर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाती है, ये कहते हुए कि तुम उसे कितने टाइम बाद मिल रही हो। मिनी कहते हैं कि इतने सारे खर्चे सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। तो आंटी कहती है कि हाँ वो मेरी डॉटर इन लॉ है, इतने खर्चे भी उसके लिए बहुत कम है। यहाँ पर मिनी तो साफ साफ कह देती है कि मैं यहाँ पर इस लड़की को अपनी सिस्टर इन लॉ रिकग्नाइज करना नहीं चाहती हूँ। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बदतमीजी करने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर मिनी जेनी को लेकर बुरी बातें की जा रही थी, जहाँ पर लूशन को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसके खिलाफ ये सब नहीं बोल सकती हो, और अगर तुम्हें लगता है कि उससे गलती हो गई है तो उससे ज़्यादा बड़ी गलती मैंने उसके साथ की है, जहाँ पर सबसे पहली गलती मेरी ही थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम मुझ पर दोष लगा रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो कहते थे कि देखो जो भी हो मुझे तो लगता है सिर्फ मियाँ ही तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मियाँ तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और इसने तो अभी स्टडीज़ कंप्लीट भी नहीं की है और मैं इसे अपनी सिस्टर इन लॉ रिकग्नाइज करना भी नहीं चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर लूशन उससे कह देता है कि ठीक है अगर तुम इसे अपनी सिस्टर इन लॉ रिकग्नाइज नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर भी रिकग्नाइज नहीं करूँगा। इतना कहकर यहाँ से वो जेनी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मिनी को यकीन नहीं होता कि अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर वो अपनी बहन से लड़ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर मिनी मिलने लगती है मियाँ से, जहाँ पर वो मियाँ को उसके भाई की वाइफ के बारे में बताती है एंड ये बात तो मियाँ को पता भी नहीं थी। साथ साथ मियाँ को ये भी पता नहीं होता कि उनका तो एक बच्चा भी है। मिनी कहते कि उसने मुझे सिस्टर कहने से भी मना कर दिया, साथ साथ उसने मेरे सारे कार्ड्स को भी सस्पेंड कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी परफेक्ट हो और न जाने वो उस अनपढ़ गवार के साथ में क्या कर रहा है। यहाँ पर मियाँ के मन में कुछ ना कुछ खुराफाती आइडिया आने लग जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि पहली बार मैंने किसी लड़की को देखा है जिसने लूशन का अटेंशन ग्रैब किया है, तो वे जानना पड़ेगा कि आखिर उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी सिटिंग एरिया में अपने बेबी के साथ होती है, जहाँ पर मियाँ और मिनी आ जाते हैं। मिनी यहाँ पर आती उसे टारगेट करना शुरू कर देती है, कहती है कि तुम तो यहाँ पर ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो, हमें अच्छे से पता है। यहाँ पर तुमने हमें इतना लग्जरियस घर देकर रखा है, इतने सारे पैसे देकर रखे, हर हफ्ते तुम्हारे बेबी का ख्याल भी हमारी फैमिली मेम्बर्स ही रख रहे हैं। मैं सब समझ रही हूँ कि तुम कितनी गोल्ड डिगर टाइप की लड़की हो। मियाँ यहाँ पर साइड लेने लगती है जेनी की और ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो कितनी अच्छी और महान इंसान हो। बोलती है कि जाने तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, हमें उसे इस तरीके से बुली करना नहीं चाहिए। तो मिनी कहती कि तुम रहने दो, तुम बहुत अच्छी हो और ये तो बुली होना डिज़र्व करती है, और तुम देख रही हो जेनी से, इसका नाम मियाँ है और मियाँ ही मेरे ब्रदर को डिज़र्व करती है। और तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हारे पास ये बच्चा है, अगर ये बच्चा नहीं होता तो फिर मेरा भाई तुम्हें चूज़ कभी भी नहीं करता। और यहाँ पर वो लोग उसे ये ट्रॉमा देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लूशन और हान डिस्कशन कर रहे होते हैं एक फ्रेंड्स मीटअप के लिए, जहाँ पर हान कहता है कि हमें जेनी को भी वहाँ पर लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं जेनी घर पर ही रहेगी। ये बात सुनते यहाँ पर जेनी को लगने लगता है कि शायद से लूशन उसे लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर है, जहाँ पर वो नहीं चाहता कि वो बाकी फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस करवाए और उसका नाम खराब हो, तो वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी लिविंग एरिया में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही होती है, जहाँ पर वो रो भी रही थी। इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है, तो वो बहाने मारने लगती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया एंड लूशन यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है। और बाद में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जहाँ पर वो उसे डेथ एनिवर्सरी के बारे में बताने लगती है। कहती है कि मैं तो अपने बेटे को लेकर ज़रूर जाऊँगी, यानी कि मेरे ग्रैंडसन को लेकर, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर का वारिस है, तो फिर उसका वहाँ पर रहना बनता है। जेनी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि अगर यहाँ पर से मेरा बेबी रह सकता है तो फिर मैं घर पर ही रहूँगी। आंटी कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा दूर तक हमें ट्रैवल करना है, तो फिर तुम तो थक जाओगी, बेहतर होगा अगर तुम घर पर ही रहकर आराम करोगी। तो ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी के दिमाग में मिनी की बातें याद आने लगती है कि मिनी ने कहा हुआ था कि धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर बेबी को और उसकी मम्मा को दूर कर देंगे, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बेबी के साथ रूम में होती है, जहाँ पर उसे वही बात याद आ रही थी। मिनी ने यहाँ पर उसे कहा हुआ था कि एक बार इस बच्चे को बड़ा हो जाने दो, फिर देखना वो लोग तुम दोनों को
कैसे दूर कर दे, वो बच्चे को रख लेंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये बात सुनती वो घबरा जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लूशन जब काम कर रहा होता है उसकी मम्मा का कॉल उसे आ जाता है, जो कि घबराते हुए बताने लगती है कि जेनी और बेबी दोनों घर पर नहीं है। फिर बाद में फटाक से लूशन घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बताने लगती है कि मुझे लगता है जेनी ही बेबी को लेकर जा चुकी है और वो कहाँ गई है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो चीज़ें उसे दी थी वो सारी चीज़ें यहीं पर छोड़ के जा चुकी है। तो फिर लूशन कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा। एंड बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडमा के पास चली जाती है। एंड यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जेनी का फेस देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो सीरियस बात है। फिर वो उसे लेकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर जेनी अपनी ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रह सकती है, और वो वाली सिचुएशन उसे एक्सप्लेन करने लगती है। ग्रैंडमा कहता है कि देखो, तुम मेरी बेटी जैसी हो और ये घर भी तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एंड ऐसे भी ये तो बहुत बुरी बात है जहाँ पर वो बच्चे को लेना चाहते हैं, यानी कि वो बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट तुम्हें नहीं। एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता और तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। फिर यहाँ पर जेनी नेक्स्ट डे अपने पार्ट टाइम वर्क से आती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को और उसके बेबी को खेलते हुए देखती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारा बेबी डिट्टो तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम बचपन में हुआ करती थी। एंड दूर खड़ा लूशन उन्हें देख रहा होता है। बाद में असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसकी सिस्टर ने यहाँ पर जेनी को क्या कुछ नहीं कहा था। एंड यहाँ पर वो उसके कानों में कुछ खुशफुसाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट के इशारे करने पर यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड उनके पास में 10 बिलियन वाले बैग के पैसे होते हैं। साथ साथ में बाद में यहाँ पर आ जाता है लूशन, जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा से परमिशन मांगने लगता है जेनी के साथ में शादी करने की। यहाँ पर जेनी उसे कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है। बाद में यहाँ पर वो नील डाउन करने लगता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं मेरे फ्रेंड से तुम्हें इसलिए नहीं मिलाना चाहता क्योंकि जब भी वो घर पर आता है तो वो लोग ढेर सारा शोर मचाते हैं, जहाँ पर तुम बेबी का ध्यान रखी रहोगी और तुम दोनों वहाँ पर घबरा जाओगी। और रही बात डेथ एनिवर्सरी वाली, तो मॉम यहाँ पर सिर्फ बेबी को लेकर जाना चाहती है, क्योंकि तुमने रिसेंटली यहाँ पर बेबी को बर्थ दिया है और वहाँ की विंड्स कुछ ज़्यादा ही फास्ट है और कोल्ड है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हारी बॉडी पर भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लाऊंगा और तुम चाहो तो तुम मेरे फ्रेंड से मिल भी सकती हो। एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम अनकंफर्टेबल ना रहो। और मैं तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे मेरी लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड यहाँ पर जेनी को उसकी कही हुई बात याद आती है। साथ साथ यहाँ पर तो वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया हुआ था एंड जेनी बाद में उसके साथ चली जाती। एंड फिर बाद में यहाँ पर लूशन उसे लेकर उसके नए वाले घर पर आ जाता है, जो कि उनका मेन होम होता है। फिर बाद में यहाँ पर कई सारी मेड्स होती है, जो कि यहाँ पर उसे ग्रीट करने लगती है। यहाँ पर जेनी उसे कहते कि मुझे इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ। एंड लूशन यहाँ पर से उन्हें नीचे भेज देता है। जेनी यहाँ पर लूशन से पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मुझे ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि मैं तो एकदम ऑर्डिनरी सी वुमन हूँ। तुम्हें मेरे बदले यहाँ पर कितनी नोबल और प्रेस्टीजियस वुमन मिल सकती है, जहाँ पर तुम दोनों का स्टैंडर्ड मैच हो सकता है। तुम दोनों के दोनों एकदम रिच क्लास से हो सकते हो। मेरा क्लास तो पुअर क्लास में आता है, न कि मिडिल क्लास में भी, और तुम ठहरे एकदम हाई नोबल क्लास वाले। यहाँ पर लूशन उसे पूछता है कि तुम क्या अपनी दादी अम्मा के टाइम की पैदा हुई थी क्या? यहाँ पर तुम अभी भी इस चीज़ को लेकर डिफ्रेंसिएशन कर रही हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी पर्सनालिटी है, जो कि मैंने परख ली है। एंड यहाँ पर मेरी लाइफ में तुमसे ज़्यादा और मेरी बेबी और मेरी मम्मा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं हो सकता, और मैं अपनी इसी लाइफ को प्रेस्टीजियस नोबल लाइफ बुलाना चाहता हूँ। इतने में वहाँ पर आंटी भी आ जाती है, जहाँ पर वो जेनी से माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसे जाना मत। मेरा जी पूरा घबरा जाता है। जेनी भी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगते हुए उसे आंटी बोलती है। तो आंटी कहते तुम अभी तक मुझे आंटी बोलोगी, तुम कब जाकर मुझे मम्मा बोलोगी? फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मॉम कहकर पुकारती है। लूशन यहाँ पर अपनी मम्मा से कहता है अब जेनी को परेशान मत करो, उसे आराम करना है। आंटी कहती कि देखा तुम्हारे आती कैसे मुझे भगाने लग रहा है ये। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लूशन आराम से उसे सोने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो दोनों अलग अलग रूम में सोया करते हैं, जहाँ पर जेनी उसे बोलती कि ठीक है मैं जाकर पहले शावर लेकर आती हूँ, फिर हम साथ में डिनर बैठ कर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जैसे वो बाथरूम के अंदर जाती है वो फिसल कर गिर जाती है एंड तुरंत ही यहाँ पर लूशन आ जाता है, जहाँ पर जेनी अपने पैरों को मूव भी नहीं कर पा रही थी। इतने में ही फटाक से डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन्हें एक ऑयल लेकर जाती है।
कहते कि एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, लेकिन अगर आप इसे मसाज करेंगे तो फिर वो एंकल प्रॉपर्ली स्टेबलाइज हो सकता है। बाद में यहाँ पर जेनी बहुत नर्वस फील कर रही थी। लूशन कहते कि देखो खाली मसाज ही करना है, मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर जाऊँ। फिर वो उसके लेग को मसाज करने लगता है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे किस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जेनी नर्वस फील कर रही है। तो फिर यहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो उसे देखने लग जाता है, जहाँ पर वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर ही नहीं पाता। एंड आती ही तुरंत वो उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी की और लूशन की एकदम प्यारी सी लाइफ को देखते, जहाँ पर कंपनी में जाने से पहले जेनी उसे चीक्स पर किसेस दिया करती है एंड सेफ भी जाने के लिए कहती है। साथ साथ यहाँ पर मिनी ये सारी चीज़ें देखकर खुश नहीं होती। उसके हाथों में एक ब्लैक कार्ड भी होता है, जहाँ पर वो कह रही थी कि अब से मेरा रियल वाला गेम का शुरुआत होगा। बाद में यहाँ पर डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ बैठ के चिटर चाटर कर रहे होते हैं, जहाँ पर आंटी बता रही होती है कि जितने भी पेस्ट्रीज है वो वहाँ के फ्रेंच के शेफ ने बनाया हुआ है स्पेशली तुम्हारे लिए। और यहाँ पर जेनी को वो बड़ा पसंद आता है। बाद में यहाँ पर मिनी आ जाती है, जो कि जेनी से माफ़ी मांगने लगती है एंड एज अ काइंड हार्टेड पर्सन जेनी यहाँ पर उसे माफ़ भी कर देती है। तो फिर मिनी कहते कि तुम तो बड़ी अच्छी निकली एंड मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मिया जो है वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो फिर उसने तुम्हें इन्विटेशन देने के लिए कहा है और ये बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे पार्टी होने वाली है। यहाँ पर जेनी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। यहाँ पर मिनी उसे कहने लग जाती है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, ऐसे भी तुम हमारी फैमिली के साथ आ रही हो एंड स्पेशली मियाँ ने तुम्हें इनवाइट तो किया है, तो तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही। एंड यहाँ पर आंटी भी उसे कहती है कि हाँ अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाएगी अलग अलग लोगों से, फिर यहाँ पर तुम्हें अपना पूरा दिन घर पर ऐसे ही बिताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे जहाँ पर तुम उनके साथ हर दिन बाहर जा सकती हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिया और मिनी अपने फ्रेंड्स के साथ में जेनी के बारे में ही बातें कर रही होती है। मिनी तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर मिया भी कुछ कम नहीं होती। वो अपने मीठे मीठे बोल से यहाँ पर जेनी की बड़े अच्छे से बुराई कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है जेनी, जहाँ पर मिया मिनी के कान में एक प्लान बताने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी उस पार्टी को एंजॉय कर रही थी और वो आराम से खुद ब खुद बैठी हुई थी। इतने में यहाँ पर हम मिनी को देखते हैं, जो कि एक टकलू इंसान से मिलती है एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आई है तो तुम जाकर उसे सेड्यूस करो और मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख रुपीज़ दूंगी। और पैसे के लालच में वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वो जेनी को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है एंड जेनी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है। तो वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर कितनी बदतमीज इंसान हो, तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की और अब तुम ही मुझे पका रही हो। यहाँ पर जेनी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम यहाँ पर आकर मुझे टच करना शुरू कर दिए, जो कि बहुत गलत बात है। इतने में सारे पब्लिक वहाँ पर जमा हो जाती है, जहाँ पर मिनी उसके बारे में पूछने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो टकलू बताने लगता है कि देख रही हो, यहाँ पर ये पार्टी में आकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और जब मैं इसके साथ जाने लगा तो ऐसे नाटक कर रही थी कि जैसे मैंने इसे सेड्यूस किया हो। यहाँ पर जेनी मिनी को अपने आप पर भरोसा करने के लिए कहती है, लेकिन मिनी कहती है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, तुमने मेरे भाई के साथ भी तो सेम चीज़ें की है, आखिर तुम पर भरोसा कोई कैसे ही कर सकता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर जेनी की बात को कोई सुनने के लिए रेडी भी नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर हम लूशन को देखते हैं, जहाँ पर हाँ लूशन का नेकलेस लेकर आ गया होता है एंड लूशन का गिफ्ट होता है जेनी के लिए, जहाँ पर ये नेकलेस उसने स्पेशली 13 मिलियन में खरीदा होता है एक ऑक्शन में। और इस नेकलेस का नाम हार्ट ऑफ ओशंस होता है, जो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एज ए टोकन ऑफ लव। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे बताने लगता है कि वो तो मियाँ की बर्थडे पार्टी में गई है। तो वो कहता है कि इसमें क्या हुआ, तुरंत इस नेकलेस को वहाँ पर भिजवा दो, तब तक मैं कुछ काम निपटवा कर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और देखना वो इस नेकलेस को देखकर तो बहुत खुश हो जाएगी। एंड ये नेकलेस उस लोकेशन पर अराइव हो जाता है। यहाँ पर मिनी को लग रहा होता है कि वो नेकलेस उसने मियाँ के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर भेजा है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि असल में वो नेकलेस जेनी को बिलोंग करता है। तो फिर यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि तुम देख रही हो जेनी, ये कितना प्रीशियस नेकलेस है और तुम्हें पता है ऑक्शन में इसका 30 मिलियन प्राइस है, जो कि मेरे भैया ने खरीद कर मियाँ को प्रेजेंट दिया है। और तो और इसका सिंबल तुम्हें पता है क्या होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करता है एज ए टोकन ऑफ लव। तो तुम समझ रही हो ना, उस दिन मैं तुमसे जो कहा था वो सब कुछ सच है। अब तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के साथ ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर टकलू उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लूशन आकर उसे पंच मार देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करने की। यहाँ पर वो टकलू तो माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि मुझे पता नहीं था वो आपकी वाइफ ही, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बाद में यहाँ पर हान उससे कहता है अब माफ़ी मांग कर क्या फ़ायदा है। लूशन भी कहता है कि सही कहा, अब तो तुम सीधा जेल में जाओगे। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है मिया,
बोले बनते हुए कहती है कि जाने दो लूशन, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी भी आज मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम इतना गुस्सा मत हो। एंड लूशन यहाँ पर उसे गले में वो नेकलेस को देखता है और उसे बेवकूफ़ इंसान बुलाने लगता है। यहाँ पर मिया को यकीन नहीं होता कि वो ऐसे टर्म्स बोल भी सकता है, तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही उसे वो नेकलेस निकालने के लिए कहता है। एंड निकालते ही कहता है कि नेकलेस हार्ट ऑफ ओशंस है, जहाँ पे नेकलेस मैंने मेरी वाइफ के लिए खरीदा है और वो नेकलेस सिर्फ और सिर्फ उसे ही डिजर्व करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग पालने की। और बाद में वो नेकलेस लेकर जेनी को पहनाने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें क्यूट कपल्स बुलाने लगते हैं। एंड सभी के सामने वो उसे अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करा देता है। जेनी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके पास अब एक नेम आ चुका है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर मिया तो पूरी आग बबूलाई हो जाती है। फिर इसके बाद में वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन यहाँ पर लूशन उसे थैंक यू बोलने से मना करता है, क्योंकि लूशन का ये फर्ज होता है एज अ हस्बैंड। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को क्यूटली किस करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लूशन उसे एक जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पर एकदम खंजर जगह थी। और यहाँ पर जेनी को वो वार्निंग देता है, कहता है कि अगर तुम्हें डर लगेगा या फिर अगर तुम अनकंफर्टेबल रहोगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुरंत यहाँ पर तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, वरना हमें यहाँ पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जेनी कहती है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका होता है लूशन का, जहाँ पर वो अपने दुश्मनों का खात्मा करता है। एंड यहाँ पर हम वो इस टकलू इंसान को देखते हैं, जो कि जेनी से आखिरी बार माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि अब ना वो पुलिस के हवाले होगा, ना ही वो अपने घर वापस जा सकता है। वो हर समय के लिए यहाँ पर कैद होकर रह जाएगा। जेनी कहती कि नहीं, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। माना कि मैं लूशन की वाइफ हूँ, इस वजह से तुमने मुझसे माफ़ी मांगा, लेकिन अगर कोई और लड़की होती तो तुम तो उससे माफ़ी मांगते भी नहीं, तो फिर तुम ये चीज़ तो डिजर्व करते ही हो। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लूशन जेनी के बेडरूम में होता है। एंड जेनी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। लूशन कहते कि देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जहाँ पर मैं अपने चाइल्ड के ग्रोथ के लिए आया हूँ। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि वो तो इतना बच्चा सा है, आगे हम इसे क्या ही करा सकते, ABCD थोड़ी ना भी पढ़ा सकते। तो लूशन उसे एक बुक दिखाता है एंड समझाता है कि देखो, ये बच्चा है तो फिर यहाँ पर चीज़ों को देख सकता है, विजुलाइज कर सकता है। माना कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता है ना, तो हम यहाँ पर हर रात उसे स्टोरी सुनाया करेंगे जब तक वो सोएगा नहीं। एंड यहाँ पर उसे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। जेनी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि बेचारे बच्चे को वो स्टोरी का मतलब पता भी चलेगा या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग मिलकर सोने वाले थे, जहाँ पर जेनी बहुत नर्वस हो जाती है। एंड यहाँ पर लूशन से कहता है कि क्यों, मैं क्या तुम्हें मॉन्स्टर जैसा दिखता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें खा लूँगा। एंड जेनी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है। फिर यहाँ पर लूशन स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर सबसे पहले तो जेनी ही सो जाती है, फिर वो उसे ब्लैंकेट के अंदर उड़ा देता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जो कि अब से जिम जाना स्टार्ट करने वाली है। लूशन पूछता है कि इसमें ज़रूरत क्या है, तो जेनी कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फैट हो चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ वेट को लूज़ करना है। लूशन कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब तुम इतनी मोटी तो थी नहीं। एंड यहाँ पर जेनी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम मानते हो कि मैं मोटी हूँ और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। लूशन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी फिट एंड फाइन रह सके। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो टाइम आ ही जाता है, जहाँ पर लूशन जेनी को लेकर अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले चलता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड जेनी को बड़ी ब्यूटीफुल इंसान बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जाओ जेनी को अप्रूव करता ही नहीं है, कहता है कि ये तो कंट्री साइड से आई है और इसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड यहाँ पर जेनी के लिए लूशन लल पड़ता है अपने फ्रेंड से, कहता है कि अगर तुम्हें इसे अप्रूव नहीं करना तो ठीक है, तुम्हारे अप्रूवल का मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी फ्रेंडशिप तोड़ सकते हो। फिर यहाँ से उसका फ्रेंड गुस्सा हो जाता है। दूसरा हान यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम तो बड़ी लकी हो, मैंने आज तक लूशन को देखा नहीं है किसी लड़की के लिए झगड़ते हुए जैसा कि आज वो कर रहा है। ये दिखाता है कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर वो लोग स्टॉल के फूड्स खाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पर मिया और मिनी आ जाती है। मिया कहते कि लूशन, मैंने सुना कि तुमने मेरी वजह से झगड़ा किया तो तुम्हारे फेवरेट फ्रेंड से। तो वह यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से झगड़ा नहीं किया, हमने हमारी सिस्टर इन लॉ जेनी की वजह से झगड़ा किया था, क्योंकि वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा था। ये बात सुनते यहाँ पर मिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर लूशन की फ्रेंड फिलहाल जेनी के साइड में है, न कि उसके साइड में। और यहाँ पर वो साफ साफ देख पा रही थी कि उसके फ्रेंड यहाँ पर जेनी का कितना ख्याल रख रहे एंड जेनी भी यहाँ पर खुश होती है, लेकिन मिनी और मिया नहीं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी के मॉम डैड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जेनी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि
कि आखिर लड़की कहाँ मर गई हमें समझ नहीं आ रहा। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और मिया आ जाते हैं, जहाँ पर वो जेनी के घर की फ़ोटोज़ और जेनी की फ़ोटोज़ बताने लग जाते हैं। कहते हैं कि आपको भी इस घर पर रहने का मौका मिल सकता है अगर आप अपनी बेटी से जाकर तमाशा खड़ा करेंगे तभी। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड तैयार हो जाती है ये सब करने के लिए। एंड ये मिया और मिनी का एक आइडिया होता है ताकि वो लोग जेनी को ह्यूमिलेट कर सके। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने विला के अंदर जाने वाली थी, जहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। एंड यहाँ पर उसकी मॉम आती है, उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रही हो, जहाँ पर तुमने तो हमें मरने के लिए छोड़ ही दिया हो। जेनी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर वो लोग जेनी की पास वाली वन नाइट स्टैंड को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे इंसल्ट करने लगते हैं। जेनी यहाँ पर उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश करती है। कहती है कि मैं पक्का आप ही की बेटी हूँ ना, या फिर आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। उसके डर यहाँ पर और गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि अगर तुम जैसी लड़की हो तो हम उसे अडॉप्ट भी क्यों करेंगे। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग जेनी से 1 मिलियन मांगने लगते हैं, जहाँ पर जेनी वो देने से मना कर देती है। आंटी कहती है कि याद करो, तुमने कहा था कि तुम हमें पैसे दोगी, तुम यहाँ पर इतनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रही हो और हमें यहाँ पर कुछ ना मिले। एंड यहाँ पर जेनी घबराते हुए उन्हें 1 मिलियन दे भी देती है। जहाँ पर मिया और मिनी एक साथ ही होते हैं उन्हें देख रहे थे। एंड मिनी यहाँ पर उस चीज़ का फोटो और वीडियो भी निकाल देती है। एंड तुरंत ही वो लोग उस चीज़ को लेकर चले जाते हैं लूशन के पास में। मिनी कहते कि देखो भैया, ये है तुम्हारी वाइफ का रियल फेस। बाद में लोशन यहाँ पर उस तस्वीर को देखता है। मिनी और मिया मिलकर दोनों उसकी बुराया करते कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए, देख रहे हो किस तरीके से चुपके से वो अपनी फैमिली को पैसे दे रही है। बाद में यहाँ पर लूशन उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लूशन की आंखें खोली दी कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मिनी और मिया कभी सुधर नहीं सकते। वो कभी भी जेनी को बुली करते हुए छोड़ नहीं सकते। एंड यहाँ पर वो सिक्योरिटी को बुलाता है और उन्हें धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाल देता है। एंड यहाँ पर लूशन तुरंत ही जेनी से मिलने के लिए ऑफिस से निकल पड़ता है। सुबह में जैसे ही यहाँ पर लूशन घर पर जाता है, तब यहाँ पर वो कई सारे लंच के डिशेस को देखता है जिसे जेनी ने हाथ नहीं लगाए थे। स्टाफ कहते कि मैडम का मूड शायद से खराब है और वो बहुत अपसेट लग रही थी। लूशन जैसे ही ऊपर जाता है, यहाँ पर जेनी तो विंडो के साइड ही रोते रोते सो गई होती है। तो वो वहाँ पर आता है, जहाँ पर जेनी उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर बाद में लूशन कहता है कि मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। जेनी उससे माफ़ी मांगने लगती है उसके 1 मिलियन पेरेंट्स को देने के लिए, लेकिन लूशन उसे कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए मैं 100 मिलियन या फिर 1000 मिलियन भी इन्वेस्ट करने के लिए, खर्चे करने के लिए रेडी हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस तुम सेफ, सिक्योर और खुश हो तो। एंड वो खुद ही यहाँ पर माफ़ी मांगता है कि यहाँ पर उसने नज़रअंदाजी की, जिस वजह से यहाँ पर जेनी को बुली होना पड़ा। जेनी कहते कि तुम ऐसा मत कहो, तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट दिया है और लाइफ को कैसे जीते हैं वो तुमने मुझे बताया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लूशन और हान को देखते हैं, जहाँ पर हान लूशन से कह रहा होता है कि अगर हमने मिनी और मिया को नहीं रोका तो फिर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करती जाएंगी। तो फिर लूशन कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बारे में सोच ही रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर उसके मॉम एंड डैड को सजा देनी है, जिसकी वजह से जेनी ने लाइफ टाइम सफ़र किया है। फिर बाद में यहाँ पर हान अपने काम को करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो चला जाता है जेनी के घर पर। एंड यहाँ पर अंकल और आंटी को लग रहा होता है कि हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हान यहाँ पर ढेर सारे गार्ड के साथ आ जाता है, जहाँ पर वो साफ साफ कह देता है कि अगर जेनी के आसपास भी आप लोग नजर आए तो याद रखना, जिंदा नहीं बचोगे। इस बातों से वो उसने वार्निंग देने के लिए भेजा है। अंकल कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि मुझे जेनी से दूर कौन रख सकता है, वो हमारी बेटी है, उससे पैसे लेना हमारा हक बनता है। बचपन से हमने उसे पाला पोसा है, तो ओल्ड एज में तो उसे हमारा साथ देना ही है। हान कहते हैं कि तुमने पाला पोसा है? जहाँ तक हमें पता है जेनी ने अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ब खुद ही देखे। एंड यहाँ पर तो वो गार्ड आकर तोड़ फोड़ भी मचाने लगता है पूरे घर में। आंटी कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर वार्निंग देने आए हो। हान कहता है कि हाँ, यही हमारी वार्निंग होती है। और तो यहाँ पर वो नाइफ को निकालकर अंकल के पैरों पर मार भी देता है, जहाँ पर अंकल को अब जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में यहाँ पर मिया और मिनी आ जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी उन्हें सारी बातें बताने लगते। मिया और मिनी यहाँ पर उन्हें और प्रोवोक करते ताकि वो वहाँ पर घर जाकर तमाशा खड़ा कर ले एंड लूशन को गुस्सा आ जाए ताकि लूशन जेनी को भी बाहर निकाल दे। लेकिन यहाँ पर आंटी बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी कि चाकू इस बार मेरे हस्बैंड के पैरों पर लगाए, नेक्स्ट टाइम चाकू मेरे गले पर होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी की क्यूट सी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ तीनों मिलकर स्टोरी सुना रहे होते हैं उसके बेबी को। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी जेनी को उसका कार्ड देती है, कहते कि माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की सिचुएशन अब जाकर पता चल रही है, तुम चाहो तो उन्हें और पैसे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे रियल सिचुएशन बताता है कि उसके पेरेंट्स जेनी को लेकर कितने ज़्यादा क्रूअल और झूठ है और वो लोग बहुत ग्रीडी है पैसों के लिए। आंटी कहते तो ये कार्ड तो तुम अपने पास ही रखना, उन्हें देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर होते हैं
जेनी और लूशन, जहाँ पर लूशन जेनी से पूछ रहा था कि आखिर ये मुझे डैडी कब बुलाएगा। यहाँ पर जेनी उसे समझाती है कि अभी तक तो वो बस 2 मंथ्स का हुआ है, इतना जल्दी 2 मंथ्स का बच्चा कैसे बोल सकता है। एंड यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। जहाँ पर वो ग्रैंड माँ के घर पर जाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। जैसे वो अंदर जाती है अंदर कोई होता नहीं है। एंड वो ग्रैंड माँ के शूज़ को नोटिस करती है एंड सोच में पड़ जाती है कि ग्रैंड माँ कभी शूज़ पहने बिना बाहर निकलती नहीं है और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में यहाँ पर हान और लूशन साथ में होते हैं, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि मिनी और मिया को ऐसी क्या सजा दी जाए कि लाइफ टाइम यहाँ पर वो लोग घबराते रहे कोई कदम उठाने से। इतने में यहाँ पर लूशन को कॉल आ जाता है, जहाँ पर जेनी रोते हुए उसे ग्रैंड माँ की सिचुएशन को बताती है। एंड हान कहता है कि तुम पहुँचो, तब तक मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ये किसने किया होगा। एंड बाद में यहाँ पर लूशन चला जाता है जेनी के पास में। एंड लूशन भी कितना लकी है जहाँ पर उसे जेनी जैसी वाइफ और इतना अच्छा भाई मिला है, वो भी हान जैसा, जो कि हर कदमों पर उसका साथ दिया करता है। फिर बाद में लूशन जेनी के पास जाता है तो जेनी रोने लगती है एंड लूशन उसे काम डाउन करता है। इतने में ही वहाँ पर हान आकर बताने लग जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को तुम्हारे पेरेंट्स ने किडनैप किया है। ये बात सुनते जेनी को बुरा लगता है, तो फिर लूशन कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे हैं। फिर हम यहाँ पर ग्रैंड माँ को देखते हैं, जहाँ पर वो उसके बेटे और उसकी डॉटर इन लॉ के साथ होती है। एंड यहाँ पर इतने में ही आ जाता है हान। हान को देखते ही यहाँ पर उन दोनों की टाइट फिट हो जाती है। हान कहते हैं कि इस बार मैं वार्निंग देने के लिए नहीं आया हूँ। एंड यहाँ पर वह गुंडे को बुलाता है एंड ग्रैंड माँ को कम्फर्ट देता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको हार्म नहीं पहुँचाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर सेव करने के लिए आया हूँ। गुंडे यहाँ पर यानी कि गार्ड्स यहाँ पर आते ही उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। एंड ग्रैंड माँ भी यही कहती है कि तुम दोनों तो ये सारी चीज़ें डिजर्व करती हो, तुमने इस बच्ची की लाइफ को पूरा हेल बना कर रख दिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लूशन होता है, जहाँ पर वह जेनी को बुलाता है और वो दोनों तुरंत ही निकल पड़ते हैं ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। ग्रैंड माँ को यहाँ पर देखकर जेनी बहुत खुश हो जाती है एंड ग्रैंड माँ से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर अपनी फिक्र क्या करो, मुझे बचाने के लिए ऐसे भी मेरा सन इन लॉ जो है। एंड यहाँ पर वो लूशन और हान को रेफर कर रही होती है। दूसरे अंकल आंटी जेनी से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते कि माफ़ कर देना, हम नेक्स्ट टाइम से वापस ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे भी हम तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ करें तो तुम्हारा हक बनता है। जेनी कहती कि नहीं, अब आप मेरे पेरेंट्स नहीं हो और मैं आपके साथ अपना रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पर अंकल का गुस्सा आता है और आंटी भी उसे सुनाती है, तो हाथ जोर से दोनों को एक थप्पड़ लगा देता है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें उसे बताने लग जाती है कि किस तरह से उसे घर वालों ने उस और उसी ग्रैंड माँ को टॉर्चर किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है, जहाँ पर लूशन एक एग्रीमेंट को लेकर आ जाता है। एंड वो एग्रीमेंट उसकी मॉम डैड ने साइन की हुई थी कि अब जेनी का और उनका रिलेशन एज अ डॉटर फादर या डॉटर मदर बिल्कुल नहीं है। जेनी यहाँ पर खुश तो होती, लेकिन उसे बुरा बहुत लगता है कि उसका अब कोई मदर नहीं है और ना ही फादर है। लेकिन उसकी मदर इन लॉ कहती कि लगता है तुम मुझे भूल रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे कम्फर्ट करने लगती। इसके बाद में यहाँ पर जेनी एक इवेंट में गई होती है, जहाँ पर हम लेडी हना को देखते हैं। एंड यहाँ पर उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, तो फिर यहाँ पर जेनी उसे चॉकलेट देती है, कहती है कि आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करेगा और आपका शुगर लेवल नॉर्मल करेगा। यहाँ पर उस हना को जेनी को देखकर कुछ तो सिमिलर वाइब आ रही थी, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था। तो जेनी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं तो जेनी उससे सिमिलर है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी एक बिजनेस इवेंट में आई होती है और वो बिजनेस इवेंट मैडम हना ने ही अनाउंस किया होता है, जहाँ पर वो अपनी कंपनी का कोलैबोरेशन तो किसी के साथ में करने वाली थी। यहाँ पर मिनी और मिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ पर मिया इस कोलैबोरेशन को लेकर दे सकती थी लूशन को। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जेनी को अकेला देखकर उसे टारगेट करना शुरू करते हैं। एंड जेनी यहाँ पर उन्हें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। इतने में यहाँ पर लूशन आता है, जो कि उसे उदास देखता है, तो वो उसे चीयर अप करने लगता है। दूसरे यहाँ पर मिया और मिनी हना के साथ में बात करने लगते हैं। एंड हना बाद में यहाँ पर लू फैमिली का नाम सुनते ही उसे जेनी की याद आती है, तो फिर यहाँ पर वो कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड एक खुशखबरी मिया जाकर उन्हें सुनाने लगती है। मिनी कहते कि देखा यहाँ पर मिया कितनी ज़्यादा हेल्प करी तुम्हारी। लूशन कहते कि देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे थ्रू आ रहा है तो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद ब खुद रिजेक्ट कर दूंगा। इतनी में वहाँ पर वो हना आ जाती है, जहाँ पर वो जेनी को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि जेनी ने मेरी जान बचाई थी। जेनी बोलती है कि आप तो मेरी ऐसी तारीफ कर रही हो, आप हो इतनी अच्छी वुमेन।
फिर बाद में यहाँ पर लूशन उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर हना कहती है कि नहीं, तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिया यहाँ पर खुश हो रही थी क्योंकि उसे क्रेडिट मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर हना बताने लगती है कि मेरे लाइफ सेवर यानी कि जेनी ने मेरी जान बचाई थी, इसी खुशी में यहाँ पर एक कोलैबोरेशन मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो अपनी वाइफ को कहो, क्योंकि ये क्रेडिट तुम्हें उसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी जेनी को देख रही होती है, जहाँ पर जेनी को देखती है उन्हें उसकी बचपन की बेटी याद आती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो वो यही सोच रही होती कि काश अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो ठीक जेनी की उम्र की ही होती, एंड काश मैं अगर जेनी को अपनी गॉड डॉटर बना सकती तो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी अपनी डॉटर बाद में बताने लग जाती है कि मेरी बेटी भी 20 साल पहले मेरे साथ थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और वो बहुत बुरे इंसान थे, जिसके बाद मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाए। एंड जब भी मैं यहाँ पर जेनी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी अगर मेरे साथ होती तो वो भी सेम ठीक इसी उम्र की होती। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ पर लूशन सबसे पहले तो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि वो लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है, मैंने सबसे पहले डीएनए टेस्ट करवा कर देख लिया था, लेकिन कभी मुझ में हिम्मत नहीं आई तुम्हें ये बात बताने की, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाओगी ये सोचते हुए कि बचपन से तुम जिनके साथ रही हो तुम्हारे रियल पेरेंट्स तो है ही नहीं। जेनी भी यहाँ पर सोचने लगती कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हो सकते हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, वहाँ पर मिया भी होती है, जहाँ पर जानबूझ के वो तेज़ी से कार को चलाती हुई आती है, एंड यहाँ पर वो जेनी को थक कर देने वाली थी, तो फिर यहाँ पर लूशन उसे हटाने वाला था, बट जेनी यहाँ पर लूशन को धक्का मार देती है, जहाँ पर जेनी की टकरार उस कार से हो जाती है। फिर वो लोग फटाक से लेकर जेनी को हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत नर्वस थे। डॉक्टर बताते हैं कि जेनी का ब्लड टाइप ओ नेगेटिव है, एंड यहाँ पर ओ नेगेटिव ब्लड हमारे स्टॉक में बिल्कुल नहीं है, बाजू के हॉस्पिटल में से भी कॉन्टैक्ट किया लेकिन हमें नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पर लूशन को पता होता है कि मैडम हना का जो ब्लड टाइप है वो नेगेटिव है, तो वह तुरंत उसके पास जाकर नींद ऑन कर उससे हेल्प मांगने लगता है। हना को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उन दोनों का ब्लड सेम कैसे है। फिर बाद में यहाँ पर उसे उस रात की बात याद आती है, जहाँ पर वह सोई हुई थी, एंड यहाँ पर एक पागल औरत आकर यानी कि जेनी की अडॉप्टिव मदर आकर वहाँ पर उसे उठाकर लेकर चली जाती है। फिर बाद में हना तुरंत चली जाती है अपना ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर यहाँ पर वो बहुत खुश होती है जेनी को देखकर, जहाँ पर उसने पैटर्निटी टेस्ट करवाया, एंड जेनी उसी की बेटी होती है। एंड जैसे जेनी उठती है उसे वो सारी बातें बताना शुरू कर देती है। जेनी को यहाँ पर यकीन नहीं होता। लूशन भी यहाँ पर आकर उसे कहता है कि हमने डीएनए टेस्ट ऑलरेडी करवा लिए है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी जो है लूशन पर ही चिल्लाने लगती है, कहती कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाली है। लूशन को समझ नहीं आता कैसा क्यों, तो आंटी यहाँ पर उसे कहती है कि वो मेरी बेटी है, एंड यहाँ पर तुम उसके हस्बैंड हो, जहाँ पर तुम उसका ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो। तुम्हारी ही फैमिली के मेंबर मिया और तुम्हारी ही बहन मिनी दोनों मिलकर यहाँ पर मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे, तो फिर मैं यहाँ पर उसको तुम्हारे खिलाफ नहीं भेज सकती। इसके बाद में यहाँ से वो जेनी को लेकर चली जाती है, जहाँ पर लूशन सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। जेनी यहाँ पर अपने घर आती है, जहाँ पर उसकी मम्मा ने उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट प्रिपेयर किए होते हैं, एंड वो कहते थे कि मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस आपका लव चाहिए। आंटी कहते कि तुम दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। ये सुनते ही यहाँ पर जेनी को लूशन की याद आती है। फिर आंटी ने यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज भी किया होता है, सभी के सामने ये डिक्लेयर करने के लिए जेनी उसकी रियल बायोलॉजिकल बेटी है। एंड सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब तो इसकी लाइफ पूरी सेट है, क्योंकि मैडम हना की कंपनी इतनी बड़ी है, शेयर्स इतने बड़े हैं, अब तो यहाँ पर ये अपनी बेस्ट लाइफ जी सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी पूल एरिया में होती है, जहाँ पर उसका 24 आवर्स वाला बॉडीगार्ड आता है, जो उसे यहाँ पर सर्विस देने के लिए आया था। बाद में यहाँ पर वो उसे थोड़ा क्लोज होने लगता है, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर कर दिए। इतने में वहाँ पर लूशन आ जाता है, जो उसे धक्का मार देता है, एंड यहाँ पर हान उस गार्ड को वार्निंग देने लगता है। यहाँ पर जेनी लूशन को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर आंटी आ जाती है, जो उसे तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फिर हान और लूशन यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसकी सिस्टर को उन्होंने भेज दिया है यूएस में, जबकि वह अब्रॉड से ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाली है। और रही बात मिया की, तो उन्होंने उस पर लीगली केस कर दिया, और मिया फिलहाल अभी जेल पर है, जहाँ पर उसे किसी का मर्डर करने में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, और वह चाह कर भी बेल पर भी बाहर नहीं निकल सकती। आंटी कहते जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपनी मम्मा से हर वो एक पल बताने लग जाती है, जहाँ पर लूशन ने उसकी मदद की थी स्टार्टिंग टू एंड, और वो सारे सीन्स के फ्लैशबैक हमें भी दिखाए जाते। बाद में आंटी और जेनी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर जेनी उसे कहती है कि आप लूशन पर भरोसा कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड आंटी यहाँ पर अपनी बेटी पर ट्रस्ट करती है, इस वजह से वो लूशन पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पर जेनी की मम्मा और लूशन की मम्मा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड शादी की डेट को फिक्स कर देते हैं।
लूशन की मम्मा यहाँ पर जेनी की मम्मा को रियाश्योर करती है कि जेनी का ध्यान हम अब मेरे बेटे से भी ज़्यादा रखेंगे और उसके बेबी का भी। फिर फाइनली हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत लिमिटेड लोग आए होते हैं, लेकिन वो सभी फैमिली वाले ही होते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, साथ साथ सातों जन्मों रहने की कसम भी खाते हैं एंड बाद में यहाँ पर किस करते हैं। एंड फाइनली टाइम आ जाता है फैमिली फ़ोटो का, जहाँ पर वो लोग बड़े क्यूटली फैमिली फ़ोटो निकालते हैं। लूशन भी यहाँ पर आखिरी फ़ोटो में जेनी को गालों पर किस करता है एंड इसी सीन के साथ ही हैप्पी फैमिली के साथ ही हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।